हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीवी किस तरीके से बनाना चाहिए। तो सीवी मतलब करिकुलम वीटा, ये जो कुछ है ये इसमें क्या कुछ इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, और जो भी इंक्लूड करना है वो किस तरीके से उसे मेंशन करना चाहिए, उसका एक आइडियल तरीका क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ये भी बता देता हूँ कि कुछ पॉइंट्स कॉमन है, कुछ बातें कॉमन है सीवी और रिज्यूमे के बीच में, वो डिस्कशन में वापस रिज्यूमे में नहीं करने वाला हूँ। वो जो भी कॉमन बातें हैं उसके बारे में भी जो डिस्कशन है वो मैं यहाँ पर ही करने वाला हूँ कि एक पर्टिकुलर बात, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या फिर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, उसको अपने सीवी में या रिज्यूमे में किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, वो कुछ कॉमन बात है वो इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि जब हम रिज्यूमे के वीडियो में आए तो मैं रिपीटिशन अवॉइड करना चाहता हूँ। फिलहाल करिकुलम वीटा कैसे होता है उसे स्टार्ट करते हैं। तो एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो, करिकुलम वीटा में सीवी में टॉप में करिकुलम वीटा लिखा जाता है। उसके बाद में आप अपना नाम, एड्रेस, जो भी एक डिसेंट स्पेसिंग रख के आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसका जो भी टेम्पलेट है वो आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया गया है, आप उसमें चेक कर सकते हो कि ये स्पेसिंग मेंटेन होना जरूरी है, और इसी वजह से एक सीवी का लेंथ भी बढ़ सकता है। तो एक इनडिसेंट स्पेसिंग छोड़ना है। अभी यहाँ पर क्या कुछ मेंशन करना है क्या नहीं करना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर पे। देखो आज के डेट में मेरे ख्याल से टेलीफोन नंबर कितना वैलिड है, आई एम वेरी मच डाउटफुल अबाउट दैट। तो यू कैन अवॉइड दिस टेलीफोन नंबर। तो ये टेलीफोन नंबर अगर आप नहीं लिखोगे, ये आप यहाँ से हटा दोगे तो भी चलेगा। यू शुड नॉट बी मेंशनिंग द टेलीफोन नंबर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जो आपका मोबाइल नंबर है, जो आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, वो काफी है, तो सिर्फ मोबाइल नंबर लिखो। एड्रेस में भी एड्रेस कितना डिटेल में लिखना दैट्स योर कॉल, बिकॉज एज इट इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन। बट सीवी में बहुत बार लोग डिटेल एड्रेस लिख देते हैं। मोबाइल के बाद ईमेल पे अगर हम आ जाए तो ईमेल जो भी आपका ऑफिशियल ईमेल है वो आप लिख सकते हो, लेकिन एक बात अभी ठीक से सुनो। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोगों के ईमेल एड्रेस बहुत फैंसी होते हैं। फैंसी ईमेल एड्रेस मतलब funkydude@gmail.com या priyaforyou@yahoo.com, इस टाइप के जो ईमेल है ना, ये ईमेल प्लीज यूज मत करो। एटलीस्ट आपके ऑफिशियल कामों के लिए इसको यूज मत करो। तो ये जो थोड़े से फैंसी लगने वाले जो ईमेल आईडीज हैं, इसको हटा दो। वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए जरूर यूज कर सकते हो, लेकिन एक ऑफिशियल यूज के लिए आप एक अपना प्रॉपर आपका नाम, आपका सरनेम इंक्लूड किया हुआ जो भी ईमेल है उसे आप यूज कर सकते हो। अब दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कैजुअली नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट एज जो भी है, अभी यहां पर एज और डेट ऑफ बर्थ दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा दोनों में से कोई एक ही बात लिखो। तो इफ यू वांट कि आप एज लिखना चाहते हो तो एज सिर्फ लिख दो कि आप 21 ईयर्स हो या 22 ईयर्स हो। आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखो। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपका पर्सनल अगेन इंफॉर्मेशन है वहां पर फिलहाल अवॉइड करना चाहते हो तो आप डेट ऑफ बर्थ हटा दो, आप सिंपली सिर्फ एज लिख दो 21 ईयर्स, तो इतना काफी है। अभी इसके आगे के डिटेल पे आते समय एक बात मैं यहां पर क्लियर करूंगा कि हाइट, वेट, ये सब कुछ लोग लिखते हैं। तो हाइट लिखना या नहीं लिखना या कब लिखना है वो बताता हूं। तो अगर आप कुछ ऐसे पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो जैसे कि सिक्योरिटी इंचार्ज है या फिर जिम इंस्ट्रक्टर है, इस टाइप की पोजीशन में आपका फिजिकल पर्सनालिटी मैटर करता है। इन सच सिचुएशन यस, यू मस्ट मेंशन योर हाइट, यू कैन मेंशन योर वेट ऑल्सो, बिकॉज वहां पर एक फिजिकल रिक्वायरमेंट भी जरूरी है। लेकिन अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई टेक्निकल पोजीशन है, ऐप डेवलपमेंट रिलेटेड है या वेबसाइट डेवलपमेंट रिलेटेड है, तो वहां पर आपके हाइट वेट का कुछ काम है नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो in such situation please avoid mentioning your height and weight.
तो आई होप विद दिस ये बात क्लियर है कि हाइट और वेट कब मेंशन करना है, कब नहीं करना है। तो जहां पर सच में जरूरत नहीं है, जस्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर सीवी डोंट मेंशन योर हाइट एंड वेट। मैरिटल स्टेटस अगेन बहुत बार इसे भी लोग इंक्लूड करते हैं अपने सीवी की लेंथ बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आप जिस किसी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें मैरिटल स्टेटस सच में कुछ इंपॉर्टेंट है तो मेंशन करो। बट आई हैव सीन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। मैरिटल स्टेटस कौन से जॉब के लिए कंसिडर किया जाता है, तो जैसे कि कोई डिफेंस रिलेटेड पोस्टिंग है, जो इंडियन आर्मी है या नेवी है, ऐसे पोस्टिंग में तो ऑब्वियसली उस पोस्टिंग में आप सीधा सीवी तो नहीं पोस्ट करते हो, वहां पर आपको एग्जाम वगैरह सारे प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। बट ऐसे सिचुएशन में मैरिटल स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है कि आप मैरिड कैंडिडेट हो या अनमैरिड कैंडिडेट हो। अदरवाइज नॉर्मल जॉब में तो मैरिटल स्टेटस का कुछ लेना देना वैसे नहीं होता है, तो डोंट मेंशन दिस, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है। और नेशनैलिटी भी मेरे ख्याल से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप इंडियन हो या बॉर्न इंडियन, और अगर आप इंडिया में ही अप्लाई कर रहे हो विद इन द कंट्री और विद इन द सेम सिटी, तो नेशनैलिटी का यहाँ पर क्या लेना देना, तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जस्ट एक तरीका है कि लोग अननेसेसरी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, तो कैन बी अवॉइडेड। ओके, और एक बात मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, यहाँ पर टॉप में राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो ब्लैंक स्पेस है आपके नाम और एड्रेस के साथ, तो आप चाहो तो अपना एक पासपोर्ट फोटो, एक ढंग का अच्छा पासपोर्ट फोटो यहाँ पर आप स्टिक कर सकते हो, या फिर उसका स्कैन करके अपलोड करके अपने सीवी में यहाँ पर एंटर कर सकते हो। मेनी टाइम्स पीपल डू दैट, और अगर आप वो कर रहे हो तो अच्छी बात है, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन अगेन वो मैंडेटरी नहीं है, आप चाहते हो तो आप अपना पासपोर्ट फोटो रख सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बिकॉज उनको एक आपका फेस देखने मिल जाता है व्हेन यू सेंड द एप्लीकेशन। इफ यू वांट टू हाइड दैट और अवॉइड दैट यू कैन, अगेन दैट्स नॉट नेसेसरी थिंग। तो ये हुआ आपका इनिशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन। अभी आ जाते हैं जो कुछ काम की बात है, मतलब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सीवी में मैंने देखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत बार पहले लिखा जाता है, रिज्यूमे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा बाद में लिखते हैं, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम तरीका यूज किया जा सकता है रिज्यूमे में भी। फिलहाल जो दोनों में फर्क है वो तो मैंने ऑब्वियसली पिछले वीडियो में बता दिया, यहां पर कुछ और एक दो फर्क बता देता हूं। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि लोग टैबुलर फॉर्म में एक ये सारा डेटा लिख देते हैं। रिज्यूमे में भी इनफैक्ट मैंने टैबुलर फॉर्मेट देखा है। तो आपके एकेडमिक डिटेल्स जो है ना वो प्लीज टैबुलर फॉर्मेट में मत लिखो, वो बहुत गंदा दिखता है और उसमें फिर एक कॉमन टाइप बनाना होता है, तो उसमें कुछ बातें छुपाना या कुछ बातें एनहांस करके दिखाना पॉसिबल नहीं होता है जब आप एक टैबुलर फॉर्मेट बताते हो। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीवी में किस तरीके से लिखा जाता है उस पे आ जाता है। सीवी में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सबसे पहला अचीवमेंट है, मतलब एसएससी के मार्क्स के साथ स्टार्ट होता है, फिर एचएससी, और फिर आप अपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन की डिटेल्स तक आते हो। ये सीवी में फॉर्मेट यूज होता है। रिज्यूमे में जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है उसे पहले लिखा जाता है। अभी इसको लिखने का एक तरीका होता है, तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है एसएससी का, तो यहाँ पर आप पास्ट एसएससी इन मार्च 2010 टॉप्ड एलएस विद्यालय मुंबई विथ 84.93%। तो मैंने सिर्फ पास नहीं लिखा है, तो यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है कि आपने टॉप किया है, ठीक है। तो ये तीन जो इंफॉर्मेशन है ना, इसमें मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। आपने टॉप किया है, 85% मार्क्स है, तो जो बताने जैसी बात है उसको आप क्लियरली लिखो कि आपने 85% मार्क्स भी निकाले, तो मैंने मार्क्स मेंशन किए हैं, और आपने स्कूल में टॉप किया था तो वो भी लिखा है। जब मैं सेकेंड डिटेल पे आ रहा हूं तो यहां पर लिखा है पास्ट एचएससी साइंस इन फेब 2012 विथ डिस्टिंक्शन। देखो इस बार मैंने मार्क्स नहीं लिखे, इस बार मैंने क्या लिखा है,
कि पास HSC इन साइंस विथ डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शन क्यों लिखा है? देखो यहाँ पर शायद मार्क्स उतने ज्यादा नहीं है। डिस्टिंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका 75% से लेके आगे डिस्टिंक्शन स्टार्ट होता है। तो 75% की जगह पे डिस्टिंक्शन लिखना मैं प्रिफर करूंगा। वही अगर 85% है तो मैं मार्क्स लिखना प्रिफर करूंगा, और अगर आपको 75-77% है तो डिस्टिंक्शन लिखना आप प्रिफर करना चाहिए। और एक बात, यहां पर कॉलेज का नाम मेंशन किया है। ऑब्वियसली अगर रेप्यूटेड कॉलेज है, कोई अच्छा कॉलेज है, तो यू शुड मेंशन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल्सो, ठीक है। इन द सेम वे, जब तीसरे डिटेल पे मैं आ रहा हूं, कंप्लीटेड बीटेक मैकेनिकल इन May 2016 विथ फर्स्ट क्लास। तो यहां पर वापस फर्स्ट क्लास लिखा है, मार्क्स नहीं लिखे। इस फर्स्ट क्लास स्टार्ट कहां से होता है? 60% के आगे फर्स्ट क्लास स्टार्ट होता है। तो अगर 61% मिला है तो आई प्रिफर टू राइट फर्स्ट क्लास, और अगर 72% मिला है आई प्रिफर टू राइट द मार्क्स। और यहां पर सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी लिखा है। तो अगर आपको पता है कि आपका कॉलेज एक उस सिटी का, उस स्टेट का एक रेप्यूटेड कॉलेज है, तो फिर आप उस कॉलेज का नाम अपने सीवी में, इनफैक्ट आपके रिज्यूमे में भी लिखते समय वो मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर वो उतना वेल नोन कॉलेज नहीं है तो फिर आप सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग किया है जो पुराना यूडीसीटी था आईसीटी कॉलेज से, तो एक रेप्यूटेड कॉलेज है वो ऑल ओवर इंडिया, तो आप उसका नाम वहां पर क्लियरली लिख सकते हो। लेकिन नॉट सो वेल नोन कॉलेज है तो आपके ऊपर है कि आप कॉलेज का नाम लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू कन्वे विद दीज डिटेल्स। रिज्यूमे में भी यही डिटेल्स ऑलमोस्ट एज इट इज आएंगे, लेकिन लेटेस्ट क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन का जो क्वालिफिकेशन है वो पहले आएगा। अभी इसके बाद में आ जाता है कंप्यूटर नॉलेज पर। कंप्यूटर नॉलेज अगर आपने कोई कोर्स किया है तो वहां पर मेंशन कर लो, और खास करके अगर आपके प्रोफाइल में किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का या कोई पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड टू कंप्यूटर जो भी है वो पता होना अगर बहुत जरूरी है, तो फिर आपने तो कंप्यूटर नॉलेज में वो जरूर लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई अकाउंट रिलेटेड पोस्ट है तो टैली पता होना ऑलमोस्ट आज की डेट पे जरूरी होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे पोस्टिंग होते हैं जो अकाउंटेंट रिलेटेड नहीं है लेकिन MS ऑफिस पता होना बहुत जरूरी होता है। यू मस्ट बी एन एक्सपर्ट ऑफ MS ऑफिस। इन दैट केस यहां पर फिर सिर्फ MS ऑफिस लिखने के जगह आप एक्सपर्ट ऑफ MS ऑफिस लिख सकते हो। आई होप आप ये जो कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं वो कहीं पर आप नोट कर रहे हो। तो वहां पर फिर सिर्फ MS ऑफिस मत लिखो, एक्सपर्ट ऑफ MS ऑफिस लिखो। ये कब लिखना है? आप सच में एक्सपर्ट भी होने चाहिए, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बिकॉज MS ऑफिस में बहुत सारे शॉर्टकट्स है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो सबको पता नहीं होते। इफ यू नो इट, इफ यू आर सीरियसली एन एक्सपर्ट, देन यू मस्ट राइट एक्सपर्ट ऑफ MS ऑफिस। और जो भी टेक्निकल कंप्यूटर नॉलेज उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिलेवेंट है आप उसे मेंशन कर सकते हो। अभी वर्क एक्सपीरियंस की बात है तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि CV जो है वो एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आइडियल हो सकता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस 2-3 साल के ऊपर चला जाएगा तो रिज्यूमे ही बेस्ट है। इनफैक्ट फ्रेशर कैंडिडेट भी CV के जगह पे रिज्यूमे यूज कर सकते हैं। अभी अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आपने कहीं पर कुछ इंटर्नशिप किया है, फॉर एग्जाम्पल जो BMS कैंडिडेट होते हैं या इंजीनियरिंग कैंडिडेट होते हैं, बहुत बार उनके एकेडमिक शेड्यूल में इंटर्नशिप भी होता है, कुछ 2-3 महीने का इंटर्नशिप होता है या समर इंटर्नशिप होता है, जहां पर जो समर की छुट्टियां होती है उस टाइम पे लोग 1 या 2 या 3 महीने के लिए इंटर्नशिप करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आप इंटर्नशिप का जो आपका एक्सपीरियंस है, तो भले वो एकेडमिक शेड्यूल के बीच में था लेकिन वो था जरूर, तो आप मेंशन कर सकते हो। अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं तो ये जो पार्ट है वो आपके CV में नहीं आएगा। जो भी वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरे डेडलाइन के साथ, जैसे कि फ्रॉम जून 2016 तो अक्टूबर 2016, तो ये 3-4 महीने का भी अगर वर्क एक्सपीरियंस है यू कैन मेंशन इट। और नीचे आप जो भी डिटेल्स लिख सकते हो, वर्कड एज अ टीचर ऑफ मैथ्स फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड,
फॉर वॉट एवर द एकेडमी एंड द डिटेल। तो जो भी आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने सीवी का लेंथ बढ़ा सकते हो। और खास करके फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जब वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्लेज वन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, या फिर आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल आने के लिए ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ना सिर्फ आपके सीवी पे, इनफैक्ट आपके रिज्यूमे में भी आप ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐड कर सकते हो। अभी कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐड करने हैं और किस तरीके से करने हैं वो देख लेते हैं। देखो, एक एक्टिविटी होता है कि जहां पर आपके पास कोई अचीवमेंट का सर्टिफिकेट है या आपने किसी बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो वो एक्टिविटी होता है। तो यहां पर मेरे सीवी में ये जो सेकंड पॉइंट आपको नजर आ रहा है, पार्टिसिपेशन इन इंद्रधनुष 2013 इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हेल्ड एट SNDT मुंबई, ये है इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल। अभी जो बात कर रहा हूं ठीक से सुन लो। अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया है लेकिन वो इंटर कॉलेजिएट लेवल पे था या फिर वो स्टेट लेवल पे था या नेशनल लेवल पे था, तो फिर आप वो पार्टिसिपेशन भी अगर है तो भी वो एक बड़ी अचीवमेंट है। जरूरी नहीं है कि आप इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में आपने फर्स्ट रैंक लाया हो या सेकंड थर्ड रैंक लाया हो। देखो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके पीछे का रीजन भी बताता हूं। जब आप इंटर कॉलेजिएट लेवल में पार्टिसिपेट करते हो, इसका मतलब आप कॉलेज में से गिने चुने जो स्टूडेंट्स है जो सिलेक्ट किए गए हैं उस कंपटीशन के लिए, आप उस स्टूडेंट के ग्रुप का या पर्टिकुलर लिमिटेड स्टूडेंट्स का एक हिस्सा हो। तो आप एक रेयर क्वालिटी है आप में, इसीलिए आपको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन विद इन द कॉलेज कोई कंपटीशन हुआ है तो प्लीज वो कोई अचीवमेंट नहीं है। इंटर क्लास जो भी कंपटीशन है, तो इंटर क्लास कंपटीशन में आपने अगर कुछ अचीवमेंट किया है तो उसको शायद उतना वेटेज नहीं आएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो कोई एक बड़े लेवल पे जब आप पार्टिसिपेट भी करते हो तो वो एक अचीवमेंट है, लेकिन छोटे लेवल पे कि विद इन द क्लासरूम के अंदर ही कोई कंपटीशन हुआ था एलोकेशन का और आप उसमें पहले या दूसरे आए, तो उसको उतना वैल्यू नहीं है, बिकॉज क्लासरूम में वैसे ही कम स्टूडेंट होते हैं और जो स्मार्ट होते हैं वो गिने चुने ही रहेंगे। अब यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। तो जो ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है या फिर तीसरा पॉइंट, इलोकेशन कंपटीशन। इलोकेशन कंपटीशन मतलब जो भाषण का कंपटीशन होता है वो। तो ये दो कंपटीशन ये उसी तरीके के कंपटीशन है जिसमें पार्टिसिपेशन भी एक अचीवमेंट है। चलो, ये आपके पास नहीं है तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? तो ऑल्टरनेटिव में आपके पास ये जो पहला पॉइंट नजर आ रहा है ना, अभी मैं उस पर आता हूं। इसमें क्या लिखा है? कंप्लीटेड वर्कशॉप ऑन एक्टिंग फ्रॉम अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद बोरिवली या अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद मुंबई, ये जो भी है। देखो, ये क्या है? अगेन इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन आपने कुछ अलग तरीके का कोर्स कंप्लीट किया है। तो वो एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट किया हो सकता है, कोई सिंगिंग का कोर्स कंप्लीट किया हो सकता है, या फिर आपका हॉबी है डांस, कोई डांस का कोर्स, भरतनाट्यम का आपने प्रॉपरली सारे एग्जाम्स दे के भरतनाट्यम या कथक के जो कोर्स है वो कंप्लीट किए हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है, तो वो अचीवमेंट है, बिकॉज उसका सर्टिफिकेट मिलता है आपको, उसका प्रूफ है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो भी ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, ये सबके प्रूफ आपके पास होते हैं, उसका सर्टिफिकेट मिलता है पार्टिसिपेशन का या कोर्स कंप्लीशन का। सो दिस कैन वर्क एज ए योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। चलो, ऐसा कुछ लाइफ में किया ही नहीं है तो और एक ऑल्टरनेटिव यहां पर बता देता हूं। तो वो ऑल्टरनेटिव है ये चौथा, कि वॉज द ऑर्गेनाइजेशन कमिटी मेंबर और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर ऑफ कॉलेज यूथ फेस्टिवल युवा 2016। तो हर एक कॉलेज में ना कोई
इवेंट होते रहते हैं, फिर वो कल्चरल फेस्टिवल हो सकते हैं, टेक्निकल फेस्टिवल हो सकते हैं, कोई बड़े इवेंट्स होते हैं। तो हर किसी इवेंट के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होता है। तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी हो या फिर आप उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को लीड कर रहे हो तो वो एक अचीवमेंट है, ठीक है। भले उसका कोई बहुत बार ऑफिशियली उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, इन मैनी कॉलेजेस उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ये भी एक अचीवमेंट में काउंट किया जा सकता है। यू कैन रिप्रेजेंट दैट एज योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब ये खास करके फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। एक सजेशन इसमें और रहेगा कि ये जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है वो आइडियली पिछले 2-3 सालों में, मतलब आपके ग्रेजुएशन के जो 3-4 साल थे उसमें हुए तो बहुत अच्छी बात है। खास करके जैसे कि यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। अगर आपने इलोक्यूशन कंपटीशन में जब भी आप स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में थे तभी पार्टिसिपेट किए थे और अगर आप अभी उसको यहाँ पर मेंशन कर रहे हो तो फिर वो बच्चों वाली बात हो जाएगी। देखो वो अचीवमेंट है, लेकिन इसका एक नेगेटिव मैसेज ये भी जाता है कि 7th स्टैंडर्ड में आपने इलोक्यूशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन तक आपने कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया है, ये एक नेगेटिव मैसेज चला जाता है। अब यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे फ्रॉम दिस। ये जो पॉइंट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, ये रिज्यूमे में भी इंक्लूड किया जा सकता है और जरूर करना है। और उसमें क्या इंक्लूड करना है, कैसे इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, जो रिज्यूमे में भी आपको काम आने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं पर्सनल इंटरेस्ट पे। भाई पर्सनल इंटरेस्ट या बहुत बार लोग इसमें हॉबीज लिखते हैं, तो मैं हॉबीज वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा। आई विल रादर प्रिफर हॉबीज की जगह पे पर्सनल इंटरेस्ट लिखो। पर्सनल इंटरेस्ट में यहां पर मैंने जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं, पोएम राइटिंग एंड कीन इंटरेस्ट इन सोशल वर्क। तो पर्सनल इंटरेस्ट कौन से लिखने हैं और कौन से नहीं लिखने हैं वो सुनो। पहली बात करूंगा कि पर्सनल इंटरेस्ट कौन से नहीं लिखने हैं। प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज, ये आपके हॉबीज नहीं हो सकते हैं, या फिर अगर है भी तो यहां पर मेंशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इंडिया में 90% लोगों को क्रिकेट खेलना या क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, वो उनकी हॉबी है। हाँ, अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हो जिसने एक बड़े लेवल पे, इंटर कॉलेजिएट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि क्रिकेट टीम का आप हिस्सा बने हो, तो फिर आप प्लेइंग क्रिकेट जरूर मेंशन करो। बट अदरवाइज आपके पास ऐसा कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग क्रिकेट प्लीज यहां पर मेंशन नहीं करना है। अब यू अंडरस्टैंडिंग दिस, एंड दिस इज अगेन वन मोर रीजन कि मैंने वॉचिंग मूवीज या हॉबीज में या पर्सनल इंटरेस्ट में क्यों नहीं रखा है, बिकॉज अदरवाइज ये जो एक्टिविटीज है ना, ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज में काउंट होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, मैं इसमें क्या बताना चाहता हूं। हाँ, तो हॉबीज वो मेंशन करो या पर्सनल इंटरेस्ट वो मेंशन करो जो आपको सच में आते हैं, और सिर्फ आते नहीं है, उसका कोई एक प्रोफेशनल वैल्यू भी हो। लाइक अगर आप यहाँ पर प्लेइंग गिटार लिखना चाहते हो या सिंगिंग लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको सामने वाले ने सिंगिंग के बारे में या म्यूजिक के बारे में कुछ पूछा तो उसका आपको रिप्लाई देने आना चाहिए। अगर उसने गिटार के बारे में कुछ पूछा तो आपको उसका आंसर देने आना चाहिए। जस्ट बिकॉज प्लेइंग गिटार साउंड्स वेरी कूल, इसके लिए पर्सनल इंटरेस्ट में प्लेइंग गिटार मत रखो। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। तो हॉबीज या इंटरेस्ट वो लिखने जिसमें आप मास्टर होने चाहिए, आपको सच में उसके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। पोएम राइटिंग भी लिखा है तो पोएम राइटिंग के बारे में भी अगर एक आध पोएम उन्होंने कहा कि आप सुना के बताओ तो आपके पास एक पोएम रेडी होना चाहिए। विद दिस मैंने पर्सनल इंटरेस्ट का पॉइंट क्लियर किया है। अभी आपके सीवी का जो लास्ट पॉइंट है ऑलमोस्ट उस पे आ जाता है, वो है लैंग्वेजेस नोन। अभी लैंग्वेजेस नोन में हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी मैंने लिखा है, तो अभी यहां पर एक पॉइंट में ऐड करवाऊंगा, क्लियर करवा रहा हूं। सिर्फ इतना नहीं लिखना है। सिर्फ इतना क्यों नहीं लिखना है? बिकॉज इससे ये पता नहीं चलता है कि आपकी लैंग्वेज की मास्टरी कितनी है।
देखो आपने इंग्लिश में सीवी लिखा है, आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक है, तो आपको ऑब्वियसली इंग्लिश आता है, लेकिन कितना अच्छा इंग्लिश आता है वो थोड़ी यहाँ पर क्लियर होता है। सेम वे हिंदी, आपको हिंदी बोलना आता है, लेकिन हिंदी एक अच्छे तरीके से बोलना अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड एट हिंदी बट आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ हिंदी। मैं हिंदी का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इतना, जैसे वाराणसी वाले लोग हिंदी बोलते हैं उतना अच्छा हिंदी मैं नहीं बोल सकता हूं, ठीक है, बिकॉज माई मदर टंग इज नॉट हिंदी, माई मदर टंग इज मराठी, तो आई एम वेरी मच फ्लुएंट इन मराठी। तो लैंग्वेजेस नोन में वहां पर आप अगर पॉसिबल हो, इनफैक्ट नॉट जस्ट पॉसिबल, मैं तो कहूंगा कि लैंग्वेजेस में इस तरीके से लिखो, एक्सपर्ट इन मराठी, फ्लुएंट इन इंग्लिश, गुड एट हिंदी। आपको समझ रहा है? तो आई एम गुड एट हिंदी और फ्लुएंट इन इंग्लिश और फ्लुएंट इन मराठी और एक्सपर्ट इन हिंदी, ये और गुड एट हिंदी और गुड एट इंग्लिश, इसमें फर्क है, और ये मैसेज क्लियरली फिर सामने वाले को भी कन्वे हो जाता है। लैंग्वेजेस नोन की जरूरत भी कहाँ पर खास करके होती है, ये आप पॉइंट वैसे सारे सीवी में मेंशन कर सकते हो, लेकिन जो प्रोफाइल है जहां पर कस्टमर रिलेटेड काम होता है या एक से ज्यादा लैंग्वेज पता होना एडवांटेजेस होता है, जैसे कि सेल्स है, कस्टमर सर्विस है, या फिर आप बैंक में फ्रंट डेस्क में अगर आप काम कर रहे हो किसी भी कंपनी में भी, तो फिर आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज, खास करके हिंदी इंग्लिश के अलावा लोकल लैंग्वेज उस पर्टिकुलर स्टेट का पता है, तो वो आपके लिए एडवांटेजेस हो सकता है, ठीक है। सो विद दिस जो भी सीवी में इंक्लूड करना है, इनफैक्ट कुछ बहुत सारे पॉइंट्स रिज्यूमे में भी इंक्लूड किए जाने वाले हैं, वो रिज्यूमे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ज्यादा डिटेल में मैंने ऑलरेडी यहां पर बता दिया। एंड टू एंड विद दिस सीवी यू कैन मेंशन रेफरेंसेस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। तो रेफरेंसेस मतलब आपके सर्टिफिकेट वाले रेफरेंस हो सकते हैं या फिर आपके प्रोफेशनल रेफरेंसेस। अब ये सेंटेंस यहाँ पर रखना है नहीं रखना है ये आपके ऊपर है, आप ये सेंटेंस नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, बट मेनी टाइम्स बहुत सारे अलग अलग बड़े कंपनी में रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, प्रोफेशनल रेफरेंसेस, तो उस केस में रेफरेंसेस आपको देने पड़ेंगे। तो शायद आपके फर्स्ट जॉब में कोई आपका कलीग है या कोई आपका सीनियर ऑफिसर है, आप उसका रेफरेंस दे सकते हो। ऑब्वियसली जिस किसी का रेफरेंस दे रहे हो उससे पहले बात होनी जरूरी है। या फिर अगर आप फ्रेशर हो, तो आप फ्रेशर हो तो किसका रेफरेंस दोगे? तो अगर आप चाहते हो आपके जो प्रोफेसर थे या आपके जो एचओडी थे उनसे अगर आपके अच्छे रिलेशन थे, वो आपको अगर पर्सनली सच में पहचानते हैं, तो उनका रेफरेंस भी चल जाएगा। तो यू कैन गिव सच रेफरेंसेस ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड टू एंड विद द सीवी यू कैन जस्ट सिंपली राइट प्लेस, जो भी आपका लिविंग सिटी है उसका मेंशन आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर मुंबई लिखा है, और जो भी डेट है वो उस पर्टिकुलर लेटेस्ट डेट को आप वहां पर एंटर करके इस सीवी को आप ईमेल में अटैच करके भेज सकते हो। तो विद दिस आई एम एंडिंग विद सीवी। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी हैविंग डिस्कशन अबाउट रिज्यूमे।